हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर विल पावर। तो हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था ब्लड, रक्त, और उसका एक पार्ट कंप्लीट किया था। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए एक वीडियो में पूरा हो नहीं पाया। आज इसका दूसरा वीडियो है जिसमें हम इस ब्लड टॉपिक को, रक्त को पूरा कर लेंगे। कल हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त किन किन से मिलकर बना होता है, इनमें संगठन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन सब की बात की थी। आरबीसी की बात की थी, डब्ल्यूबीसी की बात की थी। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की वृद्धि कहाँ होती है, कमी कहाँ होती है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की किस प्रकार सुरक्षा करते हैं, रोगों से किस प्रकार हमें बचाती है। इन सब चीजों को कल पढ़ा था हमने और डब्ल्यूबीसी से आगे हम आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, और पूरा जो ब्लड टॉपिक है ये आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी कल कंप्लीट कर लिया था हमने, तो आरबीसी कंप्लीट कर लिया था, तो फिर हीमोग्लोबिन के दो पार्ट थे, इनको कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, श्वेत रुधिर कणिका यहां से था, चलो इसको पढ़ते हैं। अरे ये एक ही स्लाइड हुई थी, एक ही स्लाइड हुई। अरे इसका रिवीजन कराऊंगा मैं। हाँ देखो, श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, ल्यूकोसाइट। क्या होगा? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण क्या होता है? यकृत या लीवर में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? हाँ, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अच्छा, और आरबीसी की संख्या क्या होती है? पुरुषों में कितनी होती है? 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर के अंदर। और महिलाओं में? अच्छा, मुझे बताओ ब्लड कैसा उत्तक होता है? अरे सरल नहीं, तरल। हाँ, तरल संयोजी उत्तक है, सरल नहीं होता है। हाँ बताओ ब्लड की प्रकृति कैसी होती है पीएच स्केल पर? दुर्बल या हल्का क्षारीय बोल दो। पीएच मान कितना था उसका? 7.4। बताओ एक मनुष्य में उसके भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? 7%। ठीक है, ये ब्लड की चीजें हमने पढ़ ली थी, आरबीसी पढ़ ली थी। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है बताओ? अस्थि मज्जा। देखो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, रक्त कणिका हो, इनका सबका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। यानी हड्डियों के अंदर जो खोखला स्थान होता है ना, उसी में इनका निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है क्या? बिल्कुल मृत्यु होती है। जो जन्मा है वो मरेगा, बिल्कुल। तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है रक्त में। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन, जो भी ऑप्शन में आए उसे आप टिक कर देना। केंद्रक उपस्थित होता है क्या? होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। उसके दो अपवाद हैं क्या? कौन से? ऊंट और लामा। इनकी संख्या होती है 8000 से 10,000 के बीच प्रति घन मिलीमीटर में होती है, ठीक है ना। कार्य, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून सिस्टम इसको मजबूत बनाती है, जिससे हमें रोगों से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। इस चीज का ध्यान रखना आप। यह जीवाणुओं यानी
बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक या गार्ड या फिर पुलिस मैन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है कणिका युक्त और एक होती है अकणिका युक्त, यानी जिसमें कण आकृति के, डब्ल्यूबीसी के आकृति के ऊपर कण के समान संरचना पाई जाती है, उसे तो कहा जाता है कणिका युक्त। और जिस पर वो कण के समान संरचना नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है अकणिका युक्त। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है और अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। देखो, कणिका युक्त के अंदर एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है इओसिनोफिल्स। जबकि अकणिका युक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। अब इनकी बात करते हैं तो देखो, इनको अलग हम डिटेल से पढ़ेंगे अब आगे, लेकिन नॉर्मली यह देखो न्यूट्रोफिल्स है ना, यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक मात्रा में, अगर टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें ना, उनमें से सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अकणिका युक्त में बात करें तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी, ये पूरी डब्ल्यूबीसी में बात करें ना तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है ना वो है मोनोसाइट्स, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट्स। अब देखो इनके आकार, आकृति, इनका क्या काम होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कणिका युक्त। कणिका युक्त में सबसे पहले क्या थी? न्यूट्रोफिल्स। देखो इस प्रकार की होती है ये न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है क्या? बिल्कुल, ये संख्या में सर्वाधिक होती है। कितनी? 65% होती है। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं या बैक्टीरियाओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। कौन है? न्यूट्रोफिल्स। सर्वाधिक मात्रा में 65% पाई जाती है। शरीर के अंदर बाहर से आने वाले जीवाणु बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स करती है। इसके बाद आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है क्या? कितनी? 1% के बराबर होती है। यह हमारे शरीर को एलर्जी से क्या करती है? बचाती है। देखो न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि बेसोफिल्स एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरी क्या थी? इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स परजीवी, परजीवी यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। तीनों का अलग अलग काम है क्या? हाँ, और तीनों सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, तभी तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है सुरक्षा गार्ड, पुलिसमैन, तभी तो कहा जाता है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में, त्वचा में संक्रमण होता है ना तो इसकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बताओ तीनों कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी याद रहेंगे क्या? नॉर्मली इनके नाम याद रखने हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि बेसोफिल्स सबसे कम होती है। किससे? एलर्जी से बचाती है। और इओसिनोफिल्स ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है, और संक्रमण के समय इसकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नॉर्मली इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या पता प्रश्न आ जाए। अकणिका युक्त 2 प्रकार की थी क्या? कौन सी कौन सी? मोनोसाइट्स जो आकार में सबसे क्या थी? बड़ी थी, जबकि लिम्फोसाइट्स आकार में क्या थी? सबसे छोटी थी। मोनोसाइट्स, देखो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी होती है। अगर डब्ल्यूबीसी में बात करें तो सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का होता है। घाव भरने में मदद करती है क्या? देखो सबका यही काम है, कोई रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बैक्टीरिया, एलर्जी, संक्रमण से ये घाव भरने में मदद कर रही है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी होती है क्या? आकार में सबसे छोटी होती है। यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है, ये मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों याद रखना, एक कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी के 2 भाग है। ठीक है ना? एक सबसे बड़ी होती है, दूसरी सबसे छोटी होती है। अब देखो रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु जिसे क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स। इनका क्या काम होता है? रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स।
देखो इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त विमाणु या प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इनका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा। देखो रक्त बिंबाणु हो या फिर डब्ल्यूबीसी हो या फिर आरबीसी हो, तीनों का निर्माण कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी में इतना याद रखना है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लीवर या यकृत में होता है। और तीनों सेम ही है। मृत्यु प्लिया में, आरबीसी की मृत्यु कहां हो रही थी? प्लिया में हो रही थी। इसकी मृत्यु भी प्लिया में होगी। केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक था क्या? तो इसमें भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखना। जीवन काल 3 से 5 दिन का इनका डब्ल्यूबीसी का, और रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल कम ही होता है। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में यानी मेमल्स में पाया जाता है। प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है, और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। अब सामान्य व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होती कितनी है? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर में होती है। 1.5 लाख से 4.5। ये बोल रहे हैं डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से डेंगू हो जाता है क्या? हाँ, ये एकदम गलत बात है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से डेंगू नहीं होता। डेंगू होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। हाँ, उल्टा है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। डेंगू होने से प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, नहीं कि इनकी संख्या में कमी होने से डेंगू होता है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके आगे देखो, एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी है क्या? ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। देखो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक का अर्थ समझ गए ना? वंशानुगत चलने वाली जो रोग होते हैं ना, उन्हें आनुवंशिक रोग बोल देते हैं। जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता, शरीर के बाहर की बात हो रही है। अरे शरीर के अंदर रक्त जमना चाहिए क्या? नहीं जमना चाहिए। हाँ, इपेरिन नामक प्रोटीन होती है, वो शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देती। अगर अंदर जम जाएगा तो फिर तो शरीर के बाहर जो रक्त निकलता है ना, वो रक्त नहीं जमता है। कौन सी बीमारी में? हीमोफीलिया बीमारी में। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है। चोट या दुर्घटना हो जाती है तो रक्त बहता रहता है, और रक्त बहता रहता है तो जान जाने की क्या रहती है? संभावना रहती है। क्यों? कि उसमें हीमोफीलिया बीमारी है, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में जाना जाता है। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है इसको? रॉयल डिजीज का मतलब होता है शाही रोग। शाही रोग, हाँ, इंग्लैंड वाली रानी, महारानी विक्टोरिया। हाँ, यूरोप में जो महारानी विक्टोरिया थी ना, उसके ये रोग था हीमोफीलिया। ठीक है। इसके बाद उनके जितने भी जो परिवार के जो संतान ने पैदा हुई ना, उनमें सब में आ गया। क्यों? कि ये क्या है? आनुवंशिक है, तो उनमें सब में था, और इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया? रॉयल डिजीज पड़ गया। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज, ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है? चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता, अतः इसमें मृत्यु होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। देखो, रक्त का थक्का बनता कैसे है, इस चीज का भी पता होना चाहिए क्या? रक्त का थक्का कैसे बनता है?
जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में, किसके रूप में, जेली के रूप में कुछ मिनटों में जम जाता है। क्या? बिल्कुल जम जाता है। जेली के रूप में कुछ मिनटों में जम जाता है, उसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। अब रक्त का थक्का बनता कैसे है, ये इसकी ये प्रोसेस है रक्त का थक्का बनने की। देखो किस प्रकार बनता है। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तत्व है, ये एक साथ क्रिया करते हैं, एक साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों एक साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन रक्त रुधिराणु, फाइब्रिन और रक्त रुधिराणु मिलकर क्या कर देते हैं, रक्त का थक्का जमा देते हैं। ये इतनी घटनाएं एक साथ होती हैं तब जाके रक्त का थक्का बनता है। समझ में आया क्या? इसके बाद ये देखो, ये रक्त का थक्का है, इस प्रकार बनता है। ये जाली बन जाती है, एक जाली बनने के बाद जो रक्त के अंदर आरबीसी वगैरह होती है ना, ये बाहर नहीं आती जाली से, तो एक जेली के समान जम जाता है। यही रक्त का क्या होता है, थक्का होता है, और कुछ नहीं होता। अब देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। देखो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत क्या होता है, प्लाज्मा। अरे रक्त के दो घटक थे क्या, एक तो प्लाज्मा घटक था और रक्त। इसमें प्लाज्मा भाग कितना था और ये कितना था, यही तो पूछ रहा है। प्लाज्मा होता है कितना होता है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयरन का लगभग 55% होता है। बताओ क्या होता है, प्लाज्मा भाग होता है, जिसे कहा जाता है प्रद्रव्य। ठीक है ना, प्लाज्मा भाग। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शरीर का अस्थि मज्जा भाग क्या होता है, जिम्मेदार होता है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं बताओ घटती है बढ़ती है? हाँ, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी होती है। तो बढ़ने का वाला कहाँ है? हाँ, ये देखो आकार बढ़ता है क्या? हाँ, संख्या बढ़ती है, इस चीज का ध्यान रखना। श्वेत रक्त कोशिकाओं में, यानी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, का मुख्य कार्य क्या है? ये इनका काम है संक्रमण से बचाना है। हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम यही होता है हमारे शरीर का। इसके बाद सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु बताओ, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा था? मोनोसाइट्स, लिम्फोथ्रोमो मोनो, ये रहा मोनोसाइट्स, आकार में सबसे बड़ा होता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की सबसे बड़ी भूमिका होती है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके कारण? हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है। इस चीज का ध्यान, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। शरीर के अंदर, अरे आवाज नहीं है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता, इसके पीछे क्या कारण है? हिपेरिन प्रोटीन। ये याद रखना, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ये देखो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। सोते वक्त मनुष्य की आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? कितने प्रतिशत है? 5% तक कम हो जाती है। ठीक है। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और 7.4 होने से इसकी पीएच प्रकृति क्या हो जाती है? हल्का। हल्का, हल्का पटवारी, हल्का क्षारीय है, हल्का
क्षारीय, या फिर इसे क्या कहा जाता है, दुर्बल। हाँ, कमजोर को दुर्बल कहा जाता है, तो दुर्बल है क्षारीय, इस चीज का ध्यान रखना। प्रबल और दुर्बल पीएच स्केल 0 से 14 तक, ठीक है ना। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल होता है वो। तो ये हमारा ब्लड टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया है और इसका ये दूसरा क्या है। हाँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की गई है इसको समझाने की, और मुझे विश्वास है ये आपको अच्छा भी लगा होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये पूरा टॉपिक था जो बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है और कोशिश की है। इसमें और अधिक अच्छा क्या करना चाहिए इसके बारे में आप अपने ओपिनियन जरूर दें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपने साथियों को इस चैनल को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अरे रुको, जा के कहाँ रहे हो।